आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा खा रहे हैं बट आप अच्छा नहीं खा रहे होते। ग्लूटेन जो है वो उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। देसी चिकन होता था, जो देसी मीट होता था, उसको भी हम चेंज करके ये ब्रायलर चिकन की तरफ आ गए हैं। जितनी आप नॉर्मली चिकन खा रहे हैं उतने आपको कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। हम हर रोज़ जो खाना घर में खाते हैं, क्या वाकई वो हमें तंदुरुस्त रखता है या फिर हम सिर्फ पेट भरते हैं? कभी हमारी दादी नानी के हाथों के देसी खाने, दाल, चपाती, देसी घी और घर का सादा सा सालन ही बेहतरीन ग़िज़ा माने जाते थे। लेकिन आज फास्ट फूड का दौर है, रिफाइंड ऑयल है, पैक फूड्स हैं और झटपट तैयार होने वाले खाने भी, इंस्टेंट फूड्स भी हैं। तो वो किस तरह से हमारे जो है खुराक को बदल रहे हैं, मयार ज़िंदगी को बदल रहे हैं और कितना उनका इफ़ेक्ट हो रहा है, इस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और क्या आज के दौर में हम वही न्यूट्रिशंस हासिल कर पा रहे हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, या हम खुद ही अपनी सेहत को मसनूई ग़िज़ाओं के हवाले कर चुके हैं? इन सवालों के जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर्टिफाइड फिटनेस एंड स्ट्रेंथ अम्मार खान साहब। अम्मार, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अम्मार, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या घरेलू देसी खाने आज के दौर में भी मुकम्मल और सेहत बख्श समझे जा सकते हैं? नॉट रियली जी। आजकल के दौर में इतनी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर रिफाइनमेंट आ गई है कि वो अब हेल्दी रहे नहीं है। क्योंकि पुराने ज़माने में होल फूड न्यूट्रिशन होता था, होल ग्रेन होता था, चक्की वाला आटा होता था, देसी घी इस्तेमाल होता था, देसी मुर्ग इस्तेमाल होता था, सारी चीज़ें देसी होती थी। अब वो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है कि वो आपकी हेल्थ के साथ जो है ना, बहुत आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा खा रहे हैं बट आप अच्छा नहीं खा रहे होते। मोस्टली इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि अब आप देखें, एक नॉर्मल इंसान जो है वो दिन की 5 से 6 रोटियां खा जाता है। हर मील के साथ 1, 1.5, 2 रोटी आराम से खा जाता है। सही। अब रोटियों का मसला सबसे बड़ा ये है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे, वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो उससे ये होता है कि जब वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, इंसुलिन की स्पाइक्स आ जाती हैं। तो उसमें मसला ये होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो अच्छा खाना खा रहे हैं बट उससे जो है वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। अब मोस्टली मेरे पास जो डायबिटीज़ रिवर्सल के जो क्लाइंट्स आते हैं वो मुझसे यही कहते हैं कि जी हमने तो कभी मीठा खाया ही नहीं। बट उनकी जब डाइट देखी जाए तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की इतनी ज़्यादा इनटेक होती है कि जितना उन्होंने अगले 3 साल में खाने होते हैं वो उन्होंने 1 साल में खा लिए होते हैं। सही। अच्छा अमार, हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है। ग्लूटेन का इंटेक कितना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? ग्लूटेन फ्री खुराक खाना शुरू हो चुके हैं। हम सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हैं, वो भी ये डाइट फॉलो करते हैं। बिल्कुल। ग्लूटेन जो है वो उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। अच्छा। तो आप जब इस तरह की ग्लूटेन रिच कोई भी डाइट खाएंगे तो उससे आपका जो है ना हाजमा स्लो हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको भूख देर से लगेगी। जितना देर से आपको भूख लगेगी उतना ज़्यादा बॉडी जो है आपकी वो फैट रिटेन करेगी। आपका जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा उतना आपकी बॉडी जो है वो फैट ज़्यादा बर्न करती है। अच्छा अमार, तो जदीद खुराक में असल न्यूट्रिशन क्यों ख़त्म होता जा रहा है? मतलब हम सिर्फ पेट भरने के लिए ही खा रहे होते हैं, ग़िज़ाइयत के लिए तो खा ही नहीं रहे होते। तो क्या ये प्रोसेसिंग, केमिकल या ज़ख़ीरा करने की तरीके की वजह से है? क्या रीज़न क्या है? मोस्टली तो जी उसका सबसे बड़ा मसला ये है कैपिटलिज्म। क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो फास्ट फूड इंडस्ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि वो कंज्यूमर मार्केट बन गई है जी। तो बजाय वो इंसान जो है वो अपना खाना बनाए, उसके ऊपर 1.5 से 2 घंटे लगाए, तो वो प्रेफर करते हैं कि जी जल्दी से जाके एक 10 मिनट में आपने फास्ट फूड मील ले लिया या कुछ इस तरह कर लिया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये है हमारे घर की खुराकों में कि हमने जो है वो देसी घी और जो ये सरसों का तेल जिसमें पुराने ज़माने में खाने बनते थे उसको रिप्लेस करके हम वो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ऑयल की तरफ आ गए हैं, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि वो जो देसी चिकन होता था, जो देसी मीट होता था, उसको भी हम क्या कहते हैं चेंज करके ये ब्रायलर चिकन की तरफ आ गए हैं। जो चिकन 6 से 7 महीने में बड़ा होना होता था वो 2 से ढाई महीने में उसको वो ग्रोथ हार्मोन्स लगा के उसको बड़ा कर देते हैं। अच्छा अमार, आप बतौर फिटनेस और स्ट्रेंथ कोच क्या समझते हैं कि हमारी ग़िज़ाओं की आदत कितनी गलत हैं और किस तरह से दुरुस्त होनी चाहिए, और डाइट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारी खुराक में हमें क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए? मैं बिल्कुल इस तरह ये समझता हूँ कि जी हमारी जो डाइट है उसके अंदर
एक नॉर्मल इंसान को अपना मसल मास रिटेन करने के लिए प्रोटीन की एक रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारी ग़िज़ाओं में है ही नहीं। अब हम देखें, अनाज के साथ अनाज खा रहे होते हैं, हम सालन के साथ रोटी खा रहे हैं, हम दाल के साथ रोटी खा रहे हैं, हम सब्ज़ी के साथ रोटी खा रहे हैं, हम एग्स नहीं ले रहे, हम चिकन नहीं खा रहे, हम बीफ मटन ये चीज़ें नहीं खा रहे। हम बेसिकली जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आती हैं, उसकी जो रूट कॉज है दैट इज़ न्यूट्रिशन इनटेक। अगर आप अपनी न्यूट्रिशन इनटेक को हेल्दी साइड की तरफ ले जाएं तो आपको कभी भी किसी भी किस्म की बीमारी नहीं आएगी, अनलेस इट्स ए जेनेटिकल डिजीज़। तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये है हमारी क्या कहते हैं देसी डाइट में, उसमें हमने चीप फिलर्स बहुत ज़्यादा ऐड किए हुए हैं। ये रोटी और चावल जो है इट इज़ अ चीप फिलर बेसिकली, इसकी न्यूट्रिशन वाइज इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम करते क्या हैं, हम रोटी सालन जब खा रहे होते हैं तो चिकन की एक बोटी रखी होती है, उसका बहुत सारा सालन होता है, उसके साथ आप 2 रोटियां खा जाते हैं। हत्ता कि होना इस तरह चाहिए कि जितनी आप नॉर्मली चिकन खा रहे हैं उतने आपको कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। जितना आप क्या कहते हैं रोटी खा रहे हैं उतना आपको सैलड खाना चाहिए, और जितना आप सैलड खा रहे हैं उतना आपको प्रोटीन खाना चाहिए। बेसिकली एक पाई चार्ट की तरह आपकी डाइट होनी चाहिए। एक पाई चार्ट की तरह अगर हो तो उसमें आपका 60% प्रोटीन होना चाहिए आपके प्लेट के अंदर, बाकी आपका 20% जो है। जी अमार, ये बताइएगा कि फिर ये जो रोटी चावल है इसकी क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए या इसके मुतबादिल भी कोई ऑप्शंस हैं? देखें जी, इसके जो है ना, इसको मॉडरेशन में खाना चाहिए। अच्छा। आपकी बॉडी की ना एक लिमिट होती है कि डेली वो कितना मेटाबोलाइज कर सकती है हर एक न्यूट्रिएंट को। अब हमारे 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को ज़रूरत होती है, जिसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके अंदर आपका प्रोटीन आ जाता है, उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, उसके अंदर डाइटरी फैट आ जाता है। ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं, और हर इंसान के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है ना डेली की, वो डिफरेंट होती है। मेरी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट होगी, मैडम जो है उनकी डिफरेंट होगी, तो वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। बेसिकली मेरा जो काम है, जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ करता हूँ, वो मैं उनकी मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डेली की कैलकुलेट करता हूँ। उसके बाद फिर उनका मैं उसके बाद उनका मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, और उसमें प्रोग्राम में टेम्पलेट होती है कि हर मील में कितने ग्राम्स आपने क्या चीज खानी है। सही। हमारे जिस तरह से आप बता रहे हैं, वैसे हम देसियों की तो यही विश होती है कि अगर हम रोटी खा रहे हैं तो हमारी तो डाइट पूरी नहीं होगी, उसके बाद चावल खाएंगे, चावल खाने के बाद फिर कुछ मीठा खाएं। मतलब एक प्रॉपर हमने अगर खुराक खानी है तो हमारे मील में शामिल ये कि हमने खुद को एक दावत सी देनी होती है। वो कितनी डेंजरस होती है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब बात यह है ना कि आजकल जो है दौर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, उसमें यह है कि आप फ्लेक्सिबल न्यूट्रिशन प्लानिंग करते हैं। पुराने ज़माने में जो ट्रेनर्स होते थे या न्यूट्रिशनिस्ट होते थे, वो किसी ना किसी एक उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट को डीमोनाइज कर देते थे। मोस्टली कार्ब्स और फैट को डीमोनाइज करते थे क्योंकि उसमें कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको जब वो डीमोनाइज करते थे, वो डाइट से बिल्कुल निकाल देते, तो पीछे सिर्फ प्रोटीन बचता था। और प्रोटीन भी वो कहते थे जी आप इसको ग्रिल्ड करके खाएं या आप इसको बिल्कुल ड्राई करके खाएं। आजकल फ्लेक्सिबल न्यूट्रिशन का दौर है जी। आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट करके अपने क्लाइंट को दे दिए, उसके बाद उसकी मर्जी है, वो उन मैक्रोस उस टेम्पलेट लिमिटेशन में रहते हुए कोई भी रेसिपी बना सकता है। तो उससे उसकी प्रोग्रेस के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा और उसका प्लान जो है वो बोरिंग और मोनोटोनस भी नहीं होगा। अच्छा अमार, ये जो आप बता रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, इसके बारे में ज़रा आप हमें कुछ बताएं कि मतलब बिलफर्ज आपके पास कोई क्लाइंट आता है वेट लॉस करने के लिए, तो आप उसका फैट लॉस जो है वो किस तरह से ये जर्नी करवाते हैं, किस तरह से पहले आप उससे जो सेशन है वो करते हैं और फिर जानते हैं कि जनाब इसकी डाइट में क्या खराबी है, दुरुस्त कैसे किया जाना, ये एक सिचुएशन है। अच्छा, इसमें भी ना जी 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वेट लॉस और फैट लॉस जो है ना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सही। ये 2 डिफरेंट चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि जब आप किसी को फैट लॉस करवाते हैं ना, तो आप मेक श्योर करते हैं कि उसका सिर्फ फैट ही लूज हो रहा है, उसका मसल मास लॉस नहीं हो रहा उसके साथ। हाँ जी, मसल नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई, हर किसी को पता है कि जी आपको ओल्ड एज में आपको मसल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मसल जो है, मसल मास लॉस कभी भी नहीं होना चाहिए। अब मसल मास लॉस कैसे होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा सिवियर कैलोरी डेफिसिट में उसको डाल दें तो मसल मास हो जाता है, या उसको आप सिवियर न्यूट्रिशन डेफिसिट में डाल दें, उसका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा और आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करा रहे हैं तो उसका मसल मास होता है। मेरे जितने भी फैट लॉस के क्लाइंट्स हैं, मेरी कोशिश यही होती है, और मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह भी होता है कि
उनका मसल मास जो है वो प्रिजर्व रहता है और Right. फैट लॉस स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है। Right, अब इसमें फिटनेस में जो है ना जी, शॉर्टकट कोई भी नहीं है इसमें। आप जो है ये नहीं कर सकते कि जी मैंने 1 महीने में 10 kg लूज करना है, नहीं। ठीक। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली करेंगे तो आप अपना मसल मास प्रिजर्व कर लेंगे। अगर आप बहुत तेजी से करेंगे तो आपका सारा मसल मास लॉस हो रहा होगा। ठीक, सही। और ये डेली की एफर्ट है, ऑब्वियसली आपको मेंटेन भी करना पड़ता है अपनी डाइट के थ्रू। तो हमारे आम आदमी के लिए जो घर में है, मतलब इतना कोई फिटनेस फ्रीक भी नहीं है, उसके लिए कोई मुतवाजन डाइट बता दें ताकि उसको फॉलो करके लोग जो है अपनी खुराक को बैलेंस कर सकें। एक जी थंब रूल यही है कि आप अपने जो प्लेट अपनी बनाते हैं ना मील की, उसको आप एक पाई चार्ट की तरह रखें। ठीक। तो पाई चार्ट में आपने जो है उसमें 60% प्रोटीन होना चाहिए आपके ठीक। मील में, 20% उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20% उसके अंदर फाइबर होना चाहिए। ठीक, फाइबर में ये आपकी सब्जी हो गई और ये सारा कुछ हो गया। कार्बोहाइड्रेट में आपका चावल, आलू, रोटी, ये सारा कुछ हो गया। प्रोटीन में आपके चिकन, एग्स, बीफ, मटन, एनीथिंग लाइक दैट। और कोशिश करें कि इसको प्रोसेस्ड ऑयल में ना बनाएं, इसको देसी घी में बनाएं या ऑलिव ऑयल के अंदर बनाएं। अच्छा अमार, हमें लास्टली ज़रा क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह की हमारी डाइट आप बता रहे हैं उसमें ख़राबी है, उससे हमें ये प्रोटीन वगैरह जो चाहिए होती हैं हमें चीज़ें मिल सकती हैं, या ये फिर जो शेक्स वगैरह हैं, जो प्रोटीन शेक्स हैं या इस तरह की चीज़ें, वो हमें लेना ज़रूरी है अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं? नहीं, वो इतना ज़रूरी नहीं है प्रोटीन शेक अच्छा। लेना, क्योंकि होल फूड से भी प्रोटीन की इनटेक पूरी हो जाती है। सही। बट शर्त ये है कि आपको कैलकुलेट करके किसी ने बताया हो कि आपने इतने ग्राम प्रोटीन आपने खाना है सही। दिन में। मसला ये है कि कोई कैलकुलेट करके देने वाला ही नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं उसने खाना कितना है। तो जिसको पता नहीं होता वो फिर वो सब्स्टिट्यूट कर लेता है प्रोटीन शेक के साथ। ओके ओके ओके। तो कैलकुलेट करके खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारा जी, आपके वक्त thank you, का। और यकीनन हमने भी जाना कि हमें बैलेंस डाइट कैसे करनी है और मतलब अच्छी खुराक खाएं और बैलेंस खाएं। उससे ये होता है कि आपकी फिटनेस जो है अच्छी भी रहेगी, मेंटेन भी रहेगी और आपका जो सारा निज़ाम है वो भी बेहतर होगा। और बिल्कुल अपनी प्लेट जो है ना उसको आप बहुत बेहतरीन अंदाज में बताएं, जिस तरह से हमने आपको शेयर भी किया कि माय प्लेट मेथड क्या है, सैलड भी है, कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है। तो जनाब सादगी को अपनाएं और वर्सेस जो है उसको अपना मामूल लाजमी बनाएं।